एपिसोड 744। पारस, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक रहें और अपने मामलात में तुम और मेरे मामलात में मैं आज़ाद रहूं? कभी एक दूसरे के ताउन की ज़रूरत पेश आए तो हम एक दूसरे का साथ दें, वरना अपने अपने मामलात में मसरूफ़ रहें। हाँ, ऐसा हो सकता है। आइंदा तुम ये नहीं पूछोगी कि पापा, मेरी मम्मा, लैला आंटी सुल्ताना और अंकल सलमान वगैरह तुम्हारे मुल्क में क्या कर रहे हैं। वो ज़रा सोच में पड़ गई, फिर कहने लगी, मेरे मुल्क में तुम लोग कुछ करते रहोगे तो ये मेरे मुल्क और कौम का मामला होगा। इस सिलसिले में पूछना मेरा फ़र्ज़ है। तुम पूछती रहोगी तो मैं जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे मुल्क की खारजा पॉलिसियों का ताल्लुक तुमसे नहीं है, दुनिया के तमाम छोटे ममालिक से और हमसे है। वो बिस्तर से उठ गई, बेचैनी से टहलने लगी। पारस ने कहा, यह भी ना पूछना कि 4 घंटे पहले मैं कॉकटेल क्लब के सामने कार में क्यों बैठा हुआ था। वो टहलते टहलते रुक गई, फिर करीब आकर कहने लगी, तुम बाप बेटे गहरी चाले चल रहे हो। मुझे बताओ, वहां क्या कर रहे थे? एक हसीना को फांस रहा था। तुम किसी मतलब के बगैर किसी को नहीं फांसते। तुमने अपने मतलब के लिए ही मेरी जिंदगी बर्बाद की है। सारी दुनिया गोश्त खाने के लिए जानवरों को कत्ल करती है, मैं हसीनाओं को कत्ल करता रहता हूं। अपने मतलब के लिए इंसान नहीं देखता कि दूसरों का क्या नुकसान हो रहा है। ये मानते हो कि तुम खुद गरज हो? अजीम मुफक्किरों ने कहा है कि चालाक लोमड़ी से और खुद गरज हसीन औरतों से सीखो। ये मैं तुमसे सीख रहा हूं। तुम अपने मतलब की बातें छुपाती हो और अपने गरज के लिए फराद अली तैमूर की फैमिली में सुरंग बनाती रहती हो। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, मुझे इल्ज़ाम ना दो। तुम अपनी मम्मा के इशारे पर जान की बाजी लगा देते हो। क्या उनके लिए मुझे मुआफ़ नहीं कर सकते? मैंने मम्मा के हुक्म से मुआफ़ किया है, इसीलिए इस कमरे में मेरे साथ तुम हो और मेरा दिमाग खा रही हो। जब भी तुम्हारी खुद गरजी की बात करता हूं, तुम बातों का रुख बदल देती हो। आखिर मैंने क्या खुद गरजी दिखाई है? तुम अपने अहम मामलात छुपाती हो और हमारे मामलात में शरीक रहना चाहती हो। क्या यह खुद गरजी नहीं है? कोई दूसरी बात करो। दूसरी बात यह कि मैं चाह रहा हूं। वो जुराबे और जूते पहनने लगा। वो कहने लगी, मैं नहीं जाने दूंगी। हम सुबह तक साथ रहेंगे तो आइंदा जिंदगी गुजारने का कोई माकूल फैसला कर सकेंगे। एक नामाकूल औरत कभी माकूल फैसला नहीं करती। वो उठकर जाने लगा। उसने सामने आकर रास्ता रोक लिया। मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। तुमने मेरा सुकून छीन लिया है। मैं तुम्हें दिल से नोच कर नहीं फेंक सकती। तुम्हारे लिए तड़पती हूं तो कोई काम की बात नहीं सोच सकती। खुद को दुश्मनों के मुकाबले में कमजोर महसूस करने लगती हूं। तुमने मेरे हुस्न शबाब को ही नहीं लूटा, मेरी ताकत और सलाहियतें भी मुझसे छीन ली हैं। अचानक ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए कहने लगी, देखो मैं रो रही हूं। मुझे याद नहीं है कि कभी मेरी आंखों में आंसू आए हों। वो उसके दोनों बाजुओं को जकड़कर बोला, तुम्हारे आंसुओं की कसम, मैं दिलो जान से तुम्हें चाहता हूं, लेकिन कितनी बार समझाऊं कि एतमाद के बगैर चाहत कमजोर पड़ जाती है। जब ये बात समझ में आ जाए तो मेरे पास चली आना। वो उसे एक तरफ हटाकर जाना चाहता था। वो फिर उससे लिपट गई। नहीं, सुबह से पहले न जाओ, मैं बहुत सी बातें करूंगी। मैरीना, मैं अभी एक मामूली सा दाव इस्तेमाल करूंगा तो तुम बेहोश हो जाओगी। तुम्हारी दिमागी तवानाई बहाल होने तक मेरे पापा या अंकल वगैरह तुम पर तनवीमी अमल करेंगे। तुम्हें खबर ना होगी और तुम उनकी मामूला बन जाओगी। क्या इस बंद कमरे में तुम मेरे हाथों से बचकर कहीं जा सकती हो? वो घबराकर अलग हो गई। पारस तेजी से चलता हुआ बाहर चला गया। ये बातें वो सोचती थी कि तन्हाई में पारस ने उसे जख्मी किया और अपने पापा को उसके दिमाग में पहुंचा दिया तो वो हमेशा के लिए ताबेदार कनीज बनकर रह जाएगी। वो ऐसा खतरा महसूस करती थी और दिल से ये मानती भी थी कि फरहाद की फैमिली में कम ज़र्फ लोग नहीं हैं। जब उससे मोहब्बत की गई है तो उसे धोखा कभी नहीं दिया जाएगा। इसके बावजूद वो अपने मुल्क के अहम मामलात छुपाती थी। सियासी मामलात के तकाजे अलग होते हैं। मोहब्बत एतमाद का दूसरा नाम है और सियासत बेएतमादी से शुरू होती है। इस मैदान में अपने बाप पर भी भरोसा नहीं किया जाता। बाबा साहेब के इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले जासूस होटल में मौजूद थे। सुल्ताना उनके दिमागों में आती जाती रहती थी। एक जासूस ने उसे बताया, मिस्टर पारस अभी होटल से बाहर गए हैं। सुल्ताना ने पारस के दिमाग में आकर कोड वर्ड्स अदा किए, फिर पूछा, क्या बात है बेटे, मैरीना से झगड़ा हो गया है? आंटी, झगड़ा तो नहीं कह सकते, अलबत्ता हमारे दरमियान इख्तलाफात हैं। मालूम होता है वो हमेशा बेएतमादी के मरज में मुब्तला रहेगी। मैरीना इस मामले में सख्त है। हमारी मोहब्बतें और नेकियां भी उस पर असर नहीं करती हैं। बहरहाल ये सिस्टर का हुक्म है कि हम उसे अपने हिस्से की मोहब्बतें देते रहें।
और उसे दुश्मनों की झोली में न जाने दें। हम यही कर रहे हैं। हमारी मोहब्बतों के बाइस उसे आज़ादी मैसर है, वरना आज वो आप लोगों की मामूला और ताबेदार होती। अब उसका जिक्र छोड़ो, जाकर नींद पूरी करो। मैं तुम्हारे पापा को तुम्हारे बारे में बता दूंगी। सुल्ताना ने मेरे पास आकर पारस और मरीना के मुताल्लिक बताया। मैंने कहा, मरीना को उस होटल से बखैरियत निकल कर जाने दो। इससे पहले तुम ना जाना, हो सकता है दुश्मन उसकी ताक में हो। अपने सुराग रसानों से कहो उसे खैरियत से घर पहुंचा दें और उसे ताक़ुब का शुबा न होने दें। सुल्ताना चली गई। वहां रात का 1 बजा था। जॉन लमुडा की बेटी कौनोवाना घर वापस आ गई थी और जिस नॉवेल को अधूरा छोड़ दिया था उसे दिलचस्पी से पढ़ रही थी। वो एक पुरस्कार जासूसी नॉवेल था। मैंने उसकी सोच में कहा, मेरे डैडी भी ऐसे ही पुरस्कार हैं। वो पढ़ते पढ़ते सोचने लगी, हाँ, बड़े पुरस्कार हैं। मैंने दोबारा उन्हें घर से बाहर जाते नहीं देखा, लेकिन पता चला वो जा चुके हैं। मैंने बाद में पूछा, डैडी, मैंने आपको जाते नहीं देखा था। उन्होंने जवाब दिया कि तुम सामने लॉन में थीं, मैं पिछले गेट से गया था। मैंने उसकी सोच में कहा, और आज? उसकी सोच कहने लगी, आज भी वो घर के अंदर से अचानक गायब हो गए थे। मैंने पूछा तो कहने लगे, बेटी, मैं छत पर था। वो नॉवेल पढ़ती जा रही थी और सोचती जा रही थी। नॉवेल की तरफ से ध्यान हट गया था। अपने घर के अंदर एक जिंदा किरदार पुरस्कार बन गया था और वो अपना ही बाप था। वो सोच रही थी, ताज्जुब है, मैंने डैडी के मुतालिक पहले तवज्जो से क्यों नहीं सोचा। पहले की निस्बत बहुत बदल गए हैं। मैंने इस तब्दीली पर ध्यान नहीं दिया था। 4 या 6 माह पहले की बात है। वो 2 हफ्ते के लिए कहीं गए थे। मम्मी से कहा था मुलाजमत दोबारा मिलने वाली है, वो स्पेशल ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। मैं उसके ख्यालात पढ़ते पढ़ते सीधा होकर बैठ गया। दोबारा मुलाजमत बहाल होने का मतलब यह है कि जर्नल ने उसकी खिदमत हासिल की हैं और स्पेशल ट्रेनिंग के पीछे भी कोई ख़ास बात हो सकती थी। वो सोच रही थी, डैडी दूसरों के लिए बहुत सालिम हैं, मगर हमारे लिए संगदिल नहीं थे। हमें बहुत प्यार करते थे, लेकिन स्पेशल ट्रेनिंग से आने के बाद वो घर में भी फौजी अफसर के तेवर दिखाने लगे हैं। मैंने उसकी सोच में कहा, पुरस्कार लोग आंखों से पहचाने जाते हैं। उसकी सोच ने कहा, हाँ, डैडी की आंखों में पहले से ज्यादा चमक और गहराई आ गई है। मैंने कई बार आंखें मिलाकर बातें की, फिर अपनी नजरें झुका ली। पता नहीं क्यों उनकी आंखों से खौफ आता है। मैंने उसके अंदर कहा, जिन लोगों में तब्दीलियां आती हैं वो तन्हाई में एक जगह बैठकर या तो आंखें बंद कर लेते हैं या खला में तकते रहते हैं। उसकी सोच ने कहा, यह अजीब सी बात है, कोई फौजी ख्यालों की दुनिया में नहीं रहता। डैडी रिटायर होने के बाद कभी खामोशी से नहीं बैठते थे। घर के अंदर भी किसी न किसी काम में मसरूफ रहते थे, लेकिन स्पेशल ट्रेनिंग से आने के बाद वो ख्यालों की दुनिया में रहने लगे हैं। अक्सर एक जगह बैठकर खला में तकने लगते हैं। बेटी बाप को नहीं समझ रही थी। उसके ख्यालात ने मुझे समझा दिया कि तन्हाई में कहीं बैठकर खला में तकने वाला ख्याल खानी में मसरूफ रहता है। दरअसल वो किसी स्पेशल ट्रेनिंग के लिए नहीं गया था। जनरल ने उसे ट्रांसफार्मर मशीन से गुजार कर अपना वफादार बना लिया था। मैंने कानोवाना के अंदर एक सवाल पैदा किया। उसके जवाब में वो सोचने लगी, हाँ, जब से डैडी तब्दील हुए हैं तब से मैं अक्सर अपनी मर्जी के खिलाफ कोई ना कोई काम कर जाती हूँ। अभी की तो बात है, मैं नॉवेल ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन बेख्तियार नॉवेल को बिस्तर पर फेंक कर लिबास बदल कर कॉकटेल क्लब में चली गई। अब पूरी तरह साबित हो गया कि जॉन लमुडा टेलीपैथी जानता है। आज जूं ही उसे खतरे का एहसास हुआ, वो घर के अंदर कहीं गायब हो गया था। जाहिर है किसी चोर रास्ते से चला गया था। वो अपनी बीवी के दिमाग में रहकर उसे कोठी से बाहर ले गया, फिर अपने 12 साला बेटे को भी साइकिल पर कहीं भेज दिया। उसके बाद अपनी बेटी को भी इसी तरह बाहर जाने पर मजबूर किया ताकि निगरानी करने वालों और ताक़ुब करने वालों को पहचान सके। ये मैं यकीन से कह सकता था कि जनरल का ख़ास ख्याल खानी करने वाला यही जॉन लमुडा है। कौनोवाना की सोच ने बताया कि क्लब से वापस आने के बाद थोड़ी देर के लिए बाप से सामना हुआ था। फिर वो अपनी ख्वाबगाह में चला गया था और उसकी मम्मी से कह दिया था कि आज वो तन्हा बेडरूम में रहेगा। उसके बाद उसने अंदर से दरवाजे को बंद कर लिया था। मेरे ख्याल के मुताबिक ये जॉन लमुडा की चाल थी। वो अपने बीवी बच्चों के जरिए हम ख्याल खानी करने वालों को समझाना चाहता था कि वो हमसे गाफिल है और बेडरूम में सो रहा है, जबकि बेडरूम ही से कोई चोर रास्ता उसे बाहर ले जाता होगा। बहरहाल जनरल का एक बहुत ही अहम ख्याल खानी करने वाला मेरी नज़रों में आ गया था। मैं सब्र व तहम्मुल से जॉन लमुडा को हर पहलू से समझने के बाद उसे अपनी गिरफ्त में लेना चाहता था। एक अंदाज़ा हो गया था कि लमुडा बहुत चालाक और हाजिर दिमाग है।
हमारी जल्दबाजी से काम बिगड़ सकता था। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। सोनिया किसी नाइट क्लब में जाने के लिए बन संवर कर तैयार हो गई थी और मेरा इंतजार कर रही थी। उस वक्त वो एक्शन में रहने वाली खतरनाक सोनिया नहीं थी, हुस्न और जमाल की मिसाल पेश करने वाली एक हसीना थी। मैं उसे बड़ी चाहत से देखने लगा। वो कहने लगी, खबरदार, मजनू बनने की कोशिश ना करना, फौरन उठो और तैयार हो जाओ। मर्दों के लिबास तब्दील करके तैयार होने में देर ही कितनी लगती है। मैं बातें करते करते तैयार हो गया। हम स्विट्जरलैंड में थे। हमारा कॉटेज ऐसे इलाके में था जहां मुख्तलिफ ममालिक से स्केटिंग के लिए खिलाड़ी आते थे। मीलों दूर तक बर्फ पर फिसलने, दौड़ने, कलाबाजियाँ खाने और गहरी खाइयों पर से छलांगे लगाने के काबिल दीद मुजाहरे करते थे। ऐसे खतरनाक खेलों का तमाशा देखने वाले दिन के वक्त मुख्तलिफ पहाड़ियों की बुलंदी पर पहुंच जाते थे। एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर जाने के लिए हैंगिंग चेयर्स यानी खला में लटकने वाली कुर्सियों और केबिनों का माकूल इंतजाम था। लोग ताकतवर दूरबीनों के जरिए मीलों दूर तक बर्फ पर फिसलने वालों का तमाशा देखते थे। जो बेइंतहा दौलतमंद होते थे वो किराए पर हेलीकॉप्टर्स हासिल करके फजा में परवास करते हुए इन खेलों से दिलचस्पी लेते थे। जब दिन डूब जाता और रात अंगड़ाइयां लेकर जवान होने लगती तो मुख्तलिफ ममालिक की हसीनाएं, जवान मर्द, जिंदा दिल बूढ़े क्लब में आने लगते थे। शराब की बोतलों से खेलते, लहू में गर्मी दौड़ जाती। ऑर्केस्ट्रा की शोर मचाती हुई धुन में जवान लड़कियां और लड़के मशीन की रफ्तार से रक्स करते थे। यहाँ जिंदगी की तफसीर मिलती थी। जिंदगी रक्स है और मशीन की रफ्तार से भी तेज है। जिंदगी चीखो पुकार है जिसे ऑर्केस्ट्रा की मौसीकी पेश करती है। जिंदगी हुस्न है, चांदनी है, शराब है और खतरात का मजमुआ भी है। बर्फ पर फिसलने और हजारों फुट गहरी खाइयों से छलांग लगाने का नाम चैलेंज है। आदमी हर खतरे को चैलेंज की तरह कबूल करता है, इस खतरे से गुजरता है, फिर इनाम के तौर पर शराब और शबाब में डूब जाता है। मगरिब के बाशिंदे ऐसे ही अंदाज में जिंदगी गुजारते हैं। मैं सोनिया के साथ क्लब में आ गया। वो क्लब तकरीबन 1 मील के तूल और अरस पर फैला हुआ था। शराब खाना, कम्मार खाना, डाइनिंग हॉल, डांस फ्लोर, इंडोर गेम्स और रंग बरंगे फव्वारों वाले बागीचे दूर तक दिखाई देते थे। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रॉली कारें थीं। हम एक कार में डांस फ्लोर पर आ गए। आजकल हमारी जिस्मानी वर्जिश नहीं हो रही थी। फिलहाल वर्जिश के लिए रक्स करना मुनासिब था। यूं भी सर्द इलाकों में रक्स के जरिए लहू में गर्मी पैदा की जाती है। हम दोनों मौसीकी की लय पर वक्फे वक्फे से 1 घंटे तक डांस करते रहे और फिर बातें भी करते रहे। सोनिया ने कहा, हमने आराम, सुकून और मुसर्रतों से भरपूर जिंदगी बहुत कम गुजारी है। ऐसा लगता है सदियां गुजरने के बाद हमें यह जिंदगी मिली है। मैंने कहा, अब हम चाहें तो ऐसी ही दिलचस्प जिंदगी गुजार सकते हैं। माशाअल्लाह हमारे दोनों जवान बेटे सहानत और शहजोरी में बेमिसाल हैं। वो नौजवानी में जैसे नाकाबिले यकीन कारनामे अंजाम दे रहे हैं, वैसे कारनामे हमने अपनी नौजवानी में कभी नहीं किए। तुम ये कहना चाहते हो कि हम अपनी औलाद पर तकिया करें और बुढ़ापे में आराम फरमाएं? खुदा के लिए बुढ़ापा ना कहो। तुम जवानी का वो सूरज हो जो हमेशा सवा नेज़े पर रहता है। ये तुम्हारी आंखें कहती हैं। शर्त लगा लो, यहां सैकड़ों आंखें हैं, सैकड़ों जबानें तुमसे पूछेंगी, बताओ ये शबाब कहां से लाई हो, जिसे फरहाद खर्च करता रहता है, ये फिर भी जूं का तूं रहता है। वो खिलखिलाकर हंसने लगी। मैं उसके साथ हंसते हुए मेज पर आ गया। फिर घड़ी देखकर कहने लगा, डिनर का वक्त निकला जा रहा है। 11 बजे के बाद यहां खाना नहीं मिलेगा, सिर्फ सैंडविचेस और कॉफी पर गुजारा करना होगा। हम वहां से उठकर डाइनिंग हॉल में आ गए। हॉल खाने पीने वालों से भरा हुआ था। इसके बावजूद हमें एक मेज खाली मिल गई। हमने वहां बैठकर खाने का ऑर्डर दिया। सोनिया ने कहा, जहां तक नजर जाती है सभी हंसते बोलते नजर आते हैं। ऐसा लगता है हमारी दुनिया में दुख, मुसीबतें, आंसू और आहें नहीं हैं, सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। काश दुनिया के आखिरी सिरे तक किसी के लिए कोई खतरा, कोई खौफ ना होता। मैंने पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है, यहाँ के हंसते बसते माहौल में किसी को मौत नहीं आएगी? अगर मौत हर जगह आती है तो इसका मतलब है मौत से पहले खतरा पैदा होता है। यहाँ भी खतरात और मुसीबतें होंगी, लेकिन ये सब कहकहों में छुपी हुई हैं। मेरी बात खत्म होते ही ठाई से गोली चलने की आवाज़ गूंज गई। हॉल में औरतें चीखने लगीं। मर्द उठकर खड़े हो गए। दरवाजे पर 3 गनमैन खड़े हुए थे। उनमें से एक कह रहा था, दूसरी गोली चलने से पहले अपनी अपनी जगह बैठ जाओ। मैं नहीं चाहता कोई यहां से बाहर जाए। सब लोग सहम कर बैठ गए।
औरतों ने अपने होंठों को सख्ती से बंद कर लिया। मैंने मुस्कुराकर सोनिया की तरफ झुकते हुए कहा, खा कितने ही क़हक़हे गूंजते रहें, मुसीबतें अपना रास्ता बना ही लेती हैं। वो तीनों अपनी अपनी गन उठाए हॉल में मेज़ों के दरमियान चल रहे थे। दूसरे दरवाजे से भी 3 गनमैन आ गए थे। वो सब हॉल में बैठे हुए मर्द औरतों को टटोलती हुई नजरों से देखते जा रहे थे। उनका सरगना कह रहा था, यहां ऐसे जितने बूढ़े हैं जो हाल ही में शादी करके हनीमून मनाने आए हैं, वो अपनी बूढ़ी दुल्हनों के साथ खड़े हो जाएं। सोनिया ने सरगोशी में कहा, ये हमें तलाश कर रहे हैं। मैंने कहा, बकवास ना करो, हम बूढ़े नहीं हैं। मानती हूं नहीं हैं, लेकिन दुनिया हमारी उम्र का हिसाब करती है। हॉल में 3 उधेड़ उम्र के जोड़े उठकर खड़े हो गए थे। एक जोड़ा हमारे करीब ही एक मेज के पास था। खड़ा होने वाला शख्स पूछ रहा था, तुम लोगों को बूढ़ों से क्या दुश्मनी है? उसकी बीवी ने कहा, हम ऐसे भी बूढ़े नहीं हैं, क्या इस उम्र में शादी करना गुनाह है? सरगना ने करच कर कहा, शट अप, फजूल बातें ना करो, अपने अपने नाम बताते जाओ। मैंने उस बूढ़े की जबान से कहा, मेरा नाम फराद अली तैमूर है। वो 6 गनमैन चौंक कर उसे देखने लगे। मैंने बूढ़ी की जबान से कहा, और मेरा नाम सोनिया है। चूंकि मैं बूढ़े के दिमाग से निकल आया था, इसलिए वो चौंक कर कहने लगा, नहीं, मेरा नाम जोसेफ एंडरसन है। पता नहीं मैंने कैसे गलत नाम बता दिया। बूढ़ी ने मेरी मर्जी के मुताबिक कहा, हाँ, मैंने भी गलत नाम बताया है, मेरे दिमाग के अंदर कुछ हो रहा है। सरगना ने कहा, इसका मतलब है यहां फराद और सोनिया मौजूद हैं और टेलीपैथी के जरिए हमें गुमराह करना चाहते हैं। मैं फराद को चैलेंज करता हूं, वो अब मेरे दिमाग में आए। मेरा दिमाग फौलाद है, फौलाद। मुझ पर टेलीपैथी का हथियार असर नहीं करेगा। एक शख्स एक हसीना के साथ हॉल में आ रहा था। दरवाजे पर पहुंचकर मुसल्ला बदमाशों को देखते ही हसीना के साथ पलटकर भागने लगा। सरगना और उसके साथियों ने उधर घूमकर देखा। उनकी समझ में यह आया कि हॉल की किसी मेज से उठकर सोनिया और फरहाद भाग रहे हैं। वो सब उधर दौड़ते हुए जाने लगे। जिस दरवाजे की तरफ जा रहे थे वो दरवाजा दूर था। मैंने अपनी कुर्सी से एक पांव आगे बढ़ाया। एक गनमैन मेरे पांव से उलझकर औंधा मुंह गिर पड़ा। मैंने अपना पांव वापस खींच लिया। वो झुंझलाकर गालियां देता हुआ उठा और इधर उधर देखते हुए कहने लगा, एक एक को गोली मार दूंगा। लेकिन गोली मारने की फुर्सत नहीं थी। सोनिया और फरहाद के पीछे जाना जरूरी था। वो दौड़ता हुआ हॉल से बाहर चला गया। मुसल्ला गुंडों के जाते ही हॉल में बैठे हुए लोग खाना छोड़कर भागने लगे। जिसे मैंने टांग मारकर गिराया था उसके दिमाग में मुझे जगह मिल गई। उसके सरगना ने चैलेंज करते वक्त यह भुला दिया था कि मैं उसके अंदर पहुंचने के लिए उसके साथियों को सीढ़ी बना सकता हूं। पुलिस वाले आ गए थे और लोगों को यकीन दिला रहे थे कि मुसल्ला अफराद से किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो लोग सोनिया और फरहाद से निमट कर चले जाएंगे। पुलिस अफसर की बातों से जाहिर था कि उन मुसल्ला अफराद को वहां की हुकूमत की हिमायत हासिल थी। मैंने अफसर के दिमाग में पहुंचकर मालूम किया। पता चला कि उसके आला अफसर ने हुक्म दिया है कि मुसल्ला अफराद को छूट दी जाए। मैंने अफसर के अंदर यह ख्याल पैदा किया कि वो अपने आला अफसर को क्लब में पैदा होने वाली अफरा तफरी के मुताल्लिक रिपोर्ट दे। उसने मेरी मर्जी के मुताबिक अमल किया। अपने आला अफसर को फ़ोन पर मुखातिब किया। उससे कहा, सर, क्लब की इंतज़ामिया शिकायत कर रही है। उन मुसल्ला अफराद ने एक फायर करके दहशत फैला दी है। दूसरी तरफ से कहा गया, सोनिया और फरहाद को तलाश करने में उनकी मदद करो। यह मामला जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। मैं आला अफसर के दिमाग में पहुंच गया। वहाँ उसके ख्यालात से पता चला कि मकामी हुक्मरानों पर हुकूमत का दबाव पड़ा है। उनसे कहा गया है कि सोनिया और फरहाद हनीमून मनाने आए हैं। उन पर जो भी वक्त गुजरे उसका नोटिस वहाँ की हुकूमत ना ले और उनके खिलाफ इक़दाम करने वालों को सहूलतें फराम करती रहे। हमारी मेज़ों पर हमारी पसंद का खाना आ गया। मैंने खाना शुरू करते हुए सोनिया से कहा, ये जनरल के पालतू कुत्ते हैं, मकामी हुकूमत इनसे ताउन कर रही है। सोनिया ने कहा, ये तादाद में जितने भी हों हम निमट लेंगे, लेकिन इसकी इत्तला फ्रांस के हुक्काम को ज़रूर दो। मैंने खाने के दौरान फ्रांस के फौजी जनरल को यहाँ के तमाम हालात से आगाह कर दिया। जनरल ने कहा, फरहाद साहब, इत्मीनान रखें, अब मकामी हुकूमत पर हमारा दबाव पड़ेगा। स्विट्ज़रलैंड से बड़ा मुल्क हज़ारों मील दूर है और हम पड़ोस में हैं। यहाँ के हुक्मरानों को हमारी दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। हमने खाने के बाद कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया। फिर मैं एक शख्स के दिमाग में पहुंच गया। उसकी सोच ने बताया कि वो तादाद में 12 हैं। उनमें से 6 डाइनिंग हॉल में आए थे, 3 कम्मार खाने में गए थे और बाकी 3 हमें गार्डन में तलाश कर रहे थे। मैंने उस शख्स को अपने साथी से बोलने पर मजबूर किया। फिर उसके साथी ने अपने दूसरे और तीसरे साथियों से बातें की। मैं एक एक के दिमाग में पहुंचने लगा।
जब 4 दुश्मन मेरे काबू में आ गए तो मैंने एक के जरिए उसके सरगना के बाजू पर गोली मार दी। गार्डन में फिर भगदड़ मच गई। मैंने सरगना के अंदर पहुंचकर कहा, तुमने चैलेंज किया था, मैं तुम्हारी खोपड़ी में आ गया हूं। देखो तुम्हारा एक साथी उधर से आ रहा है, उसे अपने हाथों से गोली मार दो। वो कभी ऐसा ना करता, लेकिन मैंने मजबूर कर दिया। उसने बेख्तियार गोली चलाई, फिर घूमकर दूसरे साथी को भी गोली मार दी। ये मंजर देखकर उसके साथी भागने लगे। भागने वालों में 2 और गोलियां खाकर हराम मौत मर गए। फिर मैंने उसके दिमाग को आजाद छोड़ दिया। उसने परेशान होकर अपने 4 साथियों की लाशों को देखा, फिर चीख कर कहने लगा, बॉस, क्या तुम मेरे दिमाग में नहीं हो? तुमने कहा था कि फराद मेरी किसी दिमागी कमजोरी से फायदा नहीं उठा सकेगा। तुम कहाँ हो? वो अपने बाजू के जख्म की तकलीफ से कर्राने लगा। फिर उसके दिमाग में किसी ने कहा, मुझे अफसोस है, मैं कमार खाने की तरफ गया हुआ था। इतनी देर में तुम बेकार हो गए। मेरे लिए इतना बहुत है कि यहाँ फराद की मौजूदगी साबित हो गई है। मैंने सोनिया को एक नए ख्याल खानी करने वाले के बारे में बताया। सोनिया उठकर कहने लगी, हमारा साथ रहना मुनासिब नहीं है। दुश्मन हनीमून वाले जोड़े को पहचान लेंगे, मुझसे रब्ता करते रहना। वो चली गई। मैंने सलमान, सुल्ताना और लैला को बुलाया। उन्हें मुख्तसर हालात बताकर कहा, मैंने एक ही ख्याल खानी करने वाले की आवाज़ सुनी है। यहाँ एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जनरल यहाँ हमारे खिलाफ पूरी कुव्वत लगा सकता है। मैं जिन मुसल्लह अफराद तक पहुँच गया था, वहाँ लैला और सुल्ताना को पहुँचा दिया। सलमान को पुलिस के आला अफसर के दिमाग में ले गया और उससे कहा, मकामी हुक्मरानों की मौत का वक्त मुकर्रर कर दो। अगर 1 घंटे के अंदर जनरल के ख्याल खानी करने वालों ने हमें अपने दिमाग में आने ना दिया तो यहाँ का कोई हाकिम और आला ओहदेदार सुबह का सूरज नहीं देख सकेगा। फायरिंग के बाइस जो औरतें भाग रही थीं, उनमें बच्चों वालियां भी थीं। सोनिया ने एक बच्चे को गोद में उठाया और फिर भागती हुई क्लब के बाहर आ गई। गेट पर खड़े हुए मुसल्लह अफराद ऐसी औरतों को रोक रहे थे जो तन्हा थीं या अपने किसी मर्द के साथ होती थीं। बच्चों वालियों के मुताल्लिक ख्याल था कि उनमें सोनिया नहीं होगी। सोनिया ने बाहर आकर गोद के बच्चे को उस औरत के हवाले किया जिसके पास पहले ही 2 बच्चे थे, यानी वो 3 बच्चों वाली माँ थी। सोनिया ने तेजी से कार में आकर उसे स्टार्ट किया, फिर ड्राइव करती हुई इमिग्रेशन के दफ्तर में पहुंची। रात को दफ्तर के दरवाजे बंद थे। एक चौकीदार था। सोनिया ने उसकी गर्दन दबोच ली, उसे बेहोश करके एक तारीक कोशे में डाल दिया। फिर उसकी गन लेकर दरवाजे के ताले को तोड़ा, उसे खोलकर तेजी से चलती हुई अंदर आ गई। रास्ते में जितने भी दरवाजे आए वो सब के ताले तोड़ती हुई उसी दफ्तर के कमरे में आई जहां दूसरों का रिकॉर्ड रखा होता था। सोनिया सिर्फ उन नामों और चेहरों को पहचानने आई थी जो 24 घंटे में बड़े मुल्क और तंजीम वाले मुल्क से आए थे। उनके वीज़े की दोहरी कॉपियां मौजूद थीं। उन कॉपियों में तस्वीरें लगी हुई थीं। वहां ऐसे 8 अफराद के वीज़े लगे हुए थे जो बड़े मुल्क से आए थे। फिर सोनिया ने 48 घंटों के अंदर आने वालों के कागजात देखे। वो दफ्तर से बाहर आ गई, फिर कार में बैठ गई। कॉटेज पहुंचकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। दूसरी दस्तक पर अंदर से गुर्राहट सुनाई दी। डिस्टर्ब ना करो, जाओ, सोनिया ने सख्त लहजे में कहा। ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, दरवाज़ा खोलो। चंद सेकंड्स के बाद दरवाज़ा खुल गया। खोलने वाले का रिवॉल्वर जेब में था और जाहिर कर रहा था कि जेब में पिस्तौल या रिवॉल्वर है। सोनिया ने अपने साथ लाए हुए कागजात को देखते हुए कहा, बताओ। उसने नागवारी से कहा, हेनरी वॉरोज। लेकिन ये कौन सा वक्त है? रात के 11 बजे हैं। सोनिया ने अचानक ही उसके पेट में घूंसा मारा। वो हथियार न निकाल सका। दूसरा घूंसा पड़ा तो वह कर्राते हुए सीधा हो गया। जेब से रिवॉल्वर निकालना चाहता था। तीसरा घूंसा फिर पेट में पड़ा। वो तकलीफ की शिद्दत से गिर पड़ा। ये समझ में आ गया कि वो कोई फाइटर नहीं है। सोनिया ने उसे 2-4 ठोकरें मारी, फिर उसकी जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। उसकी गर्दन पर पैर रखकर कहने लगी, तुम्हारे जनरल ने हमारे मुकाबले पर 2 तरह के गुंडे भेजे हैं, जो फाइटर हैं और हथियारों को इस्तेमाल करना जानते हैं। दूसरे टेलीपैथी का इल्म रखते हैं और छुपकर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सोनिया ने उसके बालों को मुट्ठी में जकड़कर उठाया और उसे बिस्तर पर धक्का देकर गिरा दिया। बिस्तर के सराने फूलों की टोकरी पर चाकू रखा हुआ था। वो चाकू उठाकर कहने लगी, इकरार न करो, थोड़ी देर बाद फराद तुम्हारे अंदर आएगा। तुम सांस नहीं रोक सकोगे, अपनी असलियत नहीं छुपा सकोगे। उसने चाकू की नोक को उसकी रान पर रखा, फिर लहू की एक गहरी लकीर खींच दी। उसके हलक से एक चीख निकली। वो दरवाजे पर गई, फिर कहने लगी, जख्म गहरा है, लेकिन तुम जिंदा रहोगे और फरहाद का इंतजार करते रहोगे। उसने उससे ताल्लुक़ रखने वाला वीज़ा निकाला और उसे दरवाजे पर रखकर उस पर चाकू पेवस कर दिया।
वो कागज नोटिस पेपर की तरह दरवाजे से लग गया। यह है तुम्हारी तस्वीर और तुम्हारा शनाख्ती कागज। आज के बाद तुम्हारी कोई शनाख्त नहीं रहेगी। वो कार में आकर बैठ गई। दूसरे कॉटेज के सामने पहुंची। उस कॉटेज के अंदर तारीकी थी। बार बार दस्तक देने पर कोई जवाब नहीं दिया गया। इससे अंदाजा हुआ कि वहां कोई फाइटर रहता है, क्योंकि तमाम फाइटर मुकाबले के लिए बाहर निकले हुए थे। सिर्फ टेलीपैथी जानने वाले अपने अपने कमरों में बैठे उन फाइटरों को गाइड कर रहे थे। उसने एक होटल के कमरे में पहुंचकर कॉल बेल बटन को दबाया। थोड़ी देर बाद ही दरवाजा खुल गया। एक शख्स ने कुछ पूछना चाहा। इससे पहले ही सोनिया ने एक लात मारी। वो लड़खड़ाता हुआ पीछे गया। अंदर 2 बॉडी बिल्डर जवान थे। वो उछलकर खड़े हो गए। सोनिया ने एक लम्हा भी जाया किए बगैर ठाएं ठाएं गोलियां चलाईं। दोनों बॉडी बिल्डर जख्मी होकर फर्श पर तड़पने लगे। तीसरी गोली तीसरे शख्स के बाजू में लगी। वो चीख मारकर एक सोफे पर गिर पड़ा। सोनिया ने कहा, मैं लड़ने और ताकत का मुजाहरा करने में वक्त जाया नहीं करती। एक ने तकलीफ से कर्राते हुए पूछा, तुम कौन हो और हमारा कसूर क्या है? वो एक वीज़ा सोफे के पास फेंकते हुए बोली, ये तुम्हारी शनाख्त है। बाकी फरहाद तुम्हारे दिमाग में आकर तुम्हारी असलियत मालूम कर लेगा। एक बॉडी बिल्डर फर्श पर रेंगता हुआ अपने हथियार तक पहुंचना चाहता था। सोनिया ने उसे ठोकर मारी। उसका भरा हुआ रिवॉल्वर बिस्तर पर से गिरा दिया। होटल में फायरिंग की आवाज़ों ने हलचल मचा दी थी। वो कमरे से निकलकर कॉरिडोर में आई तो दूसरी तरफ से एक पुलिस अफसर 4 सिपाहियों के साथ आ रहा था। होटल मैनेजर भी था। इससे पहले कि अफसर अपना रिवॉल्वर होस्टर से निकालता, सोनिया ने उसे निशाने पर रखते हुए कहा, जरा भी हरकत हुई तो गोली मार दूंगी। सबने अपने हाथों को ऊपर उठा लिया। वो कहने लगी, दूसरी तरफ घूम जाओ। वो दूसरी तरफ घूम गए। सोनिया ने होस्टर से रिवॉल्वर निकालकर कहा, 12वीं मंजिल के 1212 कमरे में चलो। वो उनके साथ लिफ्ट में आई। फिर 12वीं मंजिल पर 1212 नंबर के दरवाजे पर पहुंची। पुलिस अफसर से कहने लगी, दरवाजा खुलवाओ। उसने कॉल बेल का बटन दबाया। थोड़ी देर में दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलने वाला पुलिस को देखकर मुतमईन हो गया। सोनिया ने उसका वीजा उसकी तरफ फेंकते हुए पूछा, क्या तुम फराद को अपने दिमाग में आने दोगे? वो चौंक कर पूछने लगा, तुम कौन हो? सोनिया ने उसके बाजू में गोली मारते हुए कहा, मैं आधी मौत हूं। मुकम्मल मौत के लिए मेरे हनीमून मनाने वाले का इंतजार करो। वो तेजी से चलती हुई लिफ्ट में आ गई। फिर नीचे जाने लगी। मैं क्लब में था। मेरी मालूमात के मुताबिक क्लब में 12 अफराद हमें घेरने आए थे। उनमें से एक ख्यालखानी करने वाला था। एक सरगना को मैंने जख्मी करके बेकार कर दिया था। 4 मारे गए थे, बाकी छुपते फिर रहे थे। उनका टेलीपैथी जानने वाला उन्हें समझा रहा था, किसी तरह फराद को पहचानने की कोशिश करो और जब तक वो पहचाना ना जाए कोई सामने ना आए। वो तुम्हारे ही साथियों के जरिए तुम्हें हलाक कर रहा है। छुपने के लिए जरूरी था कि वो हथियार फेंक देते, क्योंकि मैं उन्हें हथियारों के जरिए पहचान रहा था। जब खतरा कहीं से भी पेश आता हो तो कोई अपना हथियार नहीं फेंकता। उन हथियारों को अपना आखिरी और मजबूत सहारा समझता है। 4 दुश्मनों के दिमाग मेरी मुट्ठी में थे। मैं उनके जरिए और 2 दुश्मनों के अंदर पहुंच गया। फिर वो जहां जहां छुपे हुए थे वहां से उन्हें निकलने पर मजबूर किया। उसी वक्त दूसरी पुलिस पार्टी आ गई थी और उन्हें हथियार फेंकने का हुक्म दे रही थी। शायद फ्रांस की हुकूमत का दबाव बढ़ गया था और वो मुसल्लह अफराद को मजीद रियायत नहीं दे सकते थे। लेकिन हमने तो तकरीबन खेल खत्म कर दिया था। जो बाकी रह गया था उसे भी मैंने पूरा किया। तमाम मुसल्लह दुश्मनों को एक दूसरे पर गोलियां बरसाने पर मजबूर किया। पुलिस अफसर चीख रहा था, उन्हें फायरिंग से मना कर रहा था, उन्हें गोलियां मारने की धमकियां दे रहा था। लेकिन जो खुद ही एक दूसरे को गोलियां मार रहे हों वो भला धमकियों से कहाँ रुकते। जरा सी देर में मैदान साफ हो गया। आखिरी दुश्मन जो रह गया था उसने मेरी मर्जी के मुताबिक पहले अपने जख्मी सरगना को गोली मारी, फिर खुदकुशी कर ली। पुलिस वाले दम बखुद रह गए। शायद उन्होंने मौत का ऐसा खेल पहले कभी नहीं देखा था। उसी वक्त सोनिया आ गई। उसके एक हाथ में रिवॉल्वर और दूसरे हाथ में कागजात थे। उसने मुझे कागजात देते हुए कहा, इन कागजात और तस्वीरों को देखो और बताओ कितने जहन्नुम में गए और कितने बाकी रह गए। वहां सरगना समेत 11 लाशें थीं और उन 11 के वीज़े और तस्वीरें मेरे हाथों में थीं। मैंने 12वां वीज़ा सोनिया को दिखाकर कहा, सिर्फ ये शख्स रह गया है और वो यहीं होगा। सोनिया ने पुलिस अफसर से कहा, उस शख्स को तलाश करो वरना तुम्हारी शामत आ जाएगी। उसने अफसर की कमर से रिवॉल्वर की नाल लगा दी। वो कहने लगा, ये क्या हरकत है? हमें हुक्म मिला है कि हम तुम्हारे साथ ताउन करें, मगर तुम कानून को हाथ में ले रही हो। वो कहने लगी, अगर हम जरा भी कमजोर पड़ते तो तुम्हारा कानून हमें ले डूबता।
जो कह रही हूं उस पर अमल करो। मैंने उस 12वें शख्स को देख लिया। वो कुछ लोगों के दरमियान क्लब से बाहर जा रहा था। मैंने अफसर के होस्टर से रिवॉल्वर निकालकर उसका निशाना लिया, फिर गोली चला दी। वो उछलकर जमीन पर गिरा। फिर मैंने करीब पहुंचकर पूछा, क्या टेलीपैथी जानते हो? उसके दिमाग ने बताया, वो चौथा टेलीपैथी जानने वाला शख्स है। बाकी 3 अपने कॉटेज और होटल के कमरों में हैं। मैंने उस चौथे को गोली मार दी। फिर सोनिया से कहा, अभी 3 ख्यालखानी करने वाले बाकी हैं। सोनिया ने मुझे 3 तस्वीरें दी। मैंने एक की आंख में झांक कर देखा। वो होटल के एक कमरे में जख्मी पड़ा हुआ था। एक डॉक्टर उसकी मरहम पट्टी कर रहा था। उसकी सोच ने बताया कि वो टेलीपैथी जानता है और जनरल के हुक्म से यहां आया है। जनरल ने उन 4 ख्यालखानी करने वालों को वार्निंग दी थी कि नाकाम वापस ना आए, वरना उनसे टेलीपैथी का इल्म छीन लिया जाएगा। मैंने कहा, टेलीपैथी सीख लेने से कामयाबी हासिल नहीं होती। किसी के हाथ में राइफल हो और वो उसे चलाना ना जानता हो तो अनाड़ीपन से अपनों को ही गोली मार देता है। उस जख्मी के दिमाग में दूसरा शख्स बोलने लगा, फरहाद, ये लोग अनाड़ी नहीं हैं, ये जबरदस्त प्लान मेकर्स और गोरिल्ला फाइटर हैं। ये और बात है कि तुम्हारा मुकद्दर साथ देता है। मेरा मशवरा है, हमारे बाकी 3 टेलीपैथी जानने वालों को न मारो। 3 मरेंगे तो 300 पैदा हो जाएंगे। मैंने कहा, मौत का फरिश्ता माओ से ये नहीं कहता कि वो बच्चे पैदा ना करें। तुम भी पैदा करो। तुम्हारा काम पैदा करना है, फरिश्ते का काम मारना है। मैं कोशिश करूंगा कि तुम उन्हें नुकसान ना पहुंचा सको। मैंने हंसते हुए कहा, जॉन लमूटा, टेलीपैथी के मैदान में अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। लो, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। मैं उस जख्मी के दिमाग से निकल आया। जॉन लमूटा इंतजार कर रहा था कि मैं कुछ करने वाला हूं। मैंने दूसरी तस्वीर की आंख में झांक कर देखा। उसके दिमाग में पहुंच गया। फिर कुछ कहे सुने बगैर उसकी सांस रोक दी। सुनने और समझने के लिए कुछ नहीं रहा था। यह साबित हो चुका था कि वो टेलीपैथी जानता है और हमारा जानी दुश्मन है। वो जानी दुश्मन जान से चला गया। मैं तीसरी तस्वीर देखकर तीसरे के दिमाग में आ गया। वहां जॉन लमूडा उसके दिमाग में कब्जा जमाए बैठा था। मैं वापस पहले जख्मी के अंदर आया, फिर उसकी सांस रोक दी। थोड़ी देर बाद तीसरे के पास आया और फिर बोला, जॉन लमूडा, कब तक इस अंडे पर मुर्गी की तरह बैठे रहोगे? वो कहने लगा, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं सिर्फ नाम नहीं जानता, तुम्हारी पूरी हिस्ट्री जानता हूं। अभी तो ये फैसला करो, इसे बचाओगे या उसे जो होटल में पड़ा है। देखो, अपने रवैये में लचक पैदा करो। मैं दोस्ती करना चाहता हूं। मैं सपेरा होता तो दोस्ती कर लेता। अभी 3 तक गिन रहा हूं। 3 के बाद भी तुम यहां रहोगे तो मैं होटल वाले को शिकार करके चला जाऊंगा। 1, 2, 3।